भाषा के इतिहास का मतलब कि भाषा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, भाषा का विकास कैसे हुआ, यही चीज हमको देखना है ना, कि भाषा कैसे ग्रो किया और साहित्य का मतलब विषय को कैसे धारण किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाषा के इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले हम, चूंकि बोर्ड छोटा है टेगा नहीं, तो सबको हम बारी बारी से देखते हैं। तो भाषा के इतिहास देखिए, सबसे पहले पहले हम देखते हैं, देखिए भाषा का इतिहास यूपीएससी में सिलेबस दिया गया है, उसके अनुसार से हम नहीं, जिस प्रकार से पूछा जाता है उस प्रकार से अपना हम सिलेबस का डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब भाषा के इतिहास में हम देखते हैं कि सबसे पहले पहला पहला जो होता है, यह भाषा की अच्छी, है ना, भाषा की अच्छी, भाषा क्या है, भाषा का प्रकृति मतलब नेचर क्या होता है तथा महत्व, यह हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो है ना, यह 10 अंक में जो है ना, यह पूछता है, या तो भाषा की अच्छी, या तो भाषा की प्रकृति, या भाषा के महत्व, या अगर 15 नंबर में पूछेगा तो भाषा की अच्छी, ओकर प्रकृति पर प्रकाश दिया या ओकर महत्व पर प्रकाश दिया, तो दो जोड़ करके पूछेगा तो 15 नंबर में पूछेगा। इसके बाद देखते हैं, देखिए दूसरा हो जाता है भाषाक वर्गीकरण, है ना, भाषाक वर्गीकरण। देखिए भाषा का वर्गीकरण एक आकृति संरचना के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण। और एक होता है पारिवारिक मूलक वर्गीकरण, पारिवारिक पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। देखिए आकृति मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, तो शब्द का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे पढ़ना, पढ़ जोड़ना, उसी प्रकार से मैथिली में पढ़ जोड़ ब पढ़ब, अंग्रेजी में रीड जोड़ इंग रीडिंग, रीडनेबल, है ना, रीड्स जोड़ करके बनता है। तो जो एक होता है आकृति जो जोड़ के बनता है, और एक जो होता है जो बिना जोड़ के बनता है। तो जो जोड़ के बनता है उसको आकृति मूलक में योगात्मक, और जो बिना जोड़ के बनता है उसको अयोगात्मक। उसी प्रकार से परिवार देखिए, हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में मदर, और मदर कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं मातृ, और माँ कहते हैं माई कहते हैं अभी, ठीक है ना। अब देखिए सब का उत्पत्ति म से हुआ है, तो ये क्या हुआ, एक फैमिली लगता है। जैसे हम लोग का वर्णमाला जो है ना, ये क्या है, एक परिवार है, एक फैमिली है। जैसे पिता, फादर, है ना, पिता, पितृ, तो क्या होता है, सब पवर्ग वर्ग के प और फ से बन करके मिला हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे हम, एक परिवार। तो इसी से भाषा के पारिवारिक मूलक अवधारणा आया, ठीक है ना। तो आप पारिवारिक मूलक अवधारणा यहाँ देखेंगे, तो ये फिक्स है कि एक साल जो है ना आकृति मूलक पूछता है, तो एक साल पारिवारिक मूलक पूछता है। आप हर साल का क्वेश्चन निकाल के दे सकते हैं, 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हर साल रहता ही रहता है। अगर इस साल आकृति मूलक पूछ दिया है तो अगले साल तय है कि पारिवारिक मूलक वर्गीकरण रहेगा ही रहेगा, फिक्स है। आप 2013 से जो है ना उठा करके हर बार देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हम तीसरा चैप्टर देखते हैं, तीसरा चैप्टर देखते हैं भाषो उत्पत्ति सिद्धांत, भाषो उत्पत्ति सिद्धांत की भाषा का उत्पत्ति के लिए, है ना, कौन कौन से सिद्धांत दिया गया, और प्लस भाषा परिवर्तन। इसी में ए खंड हो गया भाषा उत्पत्ति सिद्धांत, और बी हो गया भाषा परिवर्तनक कारण, भाषा परिवर्तनक कारण। आप देखिएगा हर साल जो है ना, एक साल ए तो एक साल ए, हालांकि इसका कंटिन्यूअस नहीं रहा है ना, जैसे आकृति मूलक पारिवारिक मूलक का रहा है, लेकिन 2 क्वेश्चन में से अधिकांश साल एक न एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इस प्रकार से मैथिली में क्वेश्चन का कहां से और कैसे करके आएगा ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आप ये देख लिए। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए इसको मिटा रहे हैं, देखिए
फिर हम देखते हैं तीसरा चैप्टर में पारिवारिक मूलक में भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार। अब देखिए भारोपीय भाषा परिवार जब हम पढ़ेंगे तो भारोपीय मतलब क्या हो गया, हम मदर लिखे थे यूरोप का और मातृ लिखे तो भारत का, भारत और यूरोप मिलाकर के ही क्या बन गया, भारोपीय भाषा परिवार। अब भारोपीय भाषा परिवार में परिचय आ जाता है कि भारोपीय भाषा परिवार के भाषा कौन कौन सा महत्वपूर्ण भाषा है, यह परिचय बताइए, उसका विशेषता या महत्व बताइए, है ना, विशेषता या महत्व बताइए, है ना। और एक हो जाता है भारोपीय भाषा मध्य मैथिली का स्थान। भारोपीय भाषा मध्य मैथिलिक स्थान, मैथिलिक स्थान, है ना, कि भारोपीय भाषा के बीच में मैथिली का क्या स्थान है, कैसा है मैथिली। अब इस तीन को देखेंगे हम, इस तीन को देखेंगे तो हर साल तीन में एक क्वेश्चन फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा, फिक्स है, रहता ही रहता है, ठीक है। तो यही चीज मैथिली में है कि आपको पता होता है कि क्वेश्चन कहां से आने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं हम, देखिए ये हो गया। अब देखिए भारोपीय भाषा मध्य मैथिली का स्थान आ गया। अब देखिए चौथा में हम देखेंगे कि मैथिली है, मैथिली भाषाक, मैथिली भाषाक उद्भव एवं विकास, कि मैथिली भाषा का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ। तो देखिए यही हुआ भारतीय आर्य, भारतीय आर्य भाषा, है ना, भारतीय आर्य भाषा। इसी में क्या हो गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, और ये वैदिक और लौकिक जो हुआ इसी को कहते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। हमारे मैथिली के अधिकांश भाषा शास्त्र इसका काल मतभिन्नता है, लेकिन अधिकांश जो है ना ये इस बात पर सहमत है कि 1200 बीसी से 800 बीसी पर सहमति रखते हैं, ठीक है। फिर देखिए अब हो गया दूसरा, है ना, दूसरा में हो गया लौकिक संस्कृत से प्राकृत आया, और हम लोग प्राच्य क्षेत्र में पढ़ते हैं तो प्राच्य प्राकृत हो गया, है ना। प्राच्य प्राकृत में फिर थोड़ा सा चेंजिंग आया, मागधी और अर्ध मागधी हुआ तो मागधी प्राकृत हो गया, है ना। और फिर इसी से मागधी प्राकृत हो गया, और मागधी प्राकृत से जो है ना फिर अभ्रंश जुड़ गया। अभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, है ना, तो मागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश हो गया, है ना। और इसी को कहते हैं हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हम कहते हैं, ठीक है, कि ये मध्यकाल का भारतीय आर्य भाषा हो गया। इसमें यही पढ़ेंगे। तीसरा जो है ना, देखिए अब तीसरा जो हो जाता है इसमें, तीसरा, ठीक है, अब अभ्रंश हो गया। तो देखिए अभ्रंश के बाद यहाँ पर जैसे अवहट हो गया, है ना, मैथिली का। अवहट के बाद क्या हो गया, यहाँ पर मैथिली आ गया, है ना। मैथिली यहाँ का जिसका काल था, मैथिली का अधिकांश विद्वान 800 बीसी से 800 एडी मानते हैं, है ना। अब जो है ना यहाँ पर क्या हुआ, मैथिली का जन्म जो है ना यहाँ पर 800 एडी में यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से मैथिली का विस्तार होगा, यही जो हुआ नवीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं इसको, नवीन भारतीय आर्य भाषा, है ना, आर्य भाषा जो अभी तक चल रहा है ना, अखंडधरी मतलब अभी तक, है ना। अब देखिए अभी तक ये चल रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसी में जो है ना अगला चैप्टर था मैथिली भाषा काल विभाजन।
तो मैथिली का इसी का कंटिन्यूअस यह चलेगा, मैथिली के विकास का ही तो है ना। अब यहाँ पर मैथिली हो गया, अब मैथिली का जो है ना एक काल विभाजन हम देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैथिली का काल विभाजन हो जाएगा, है ना, मैथिली भाषा काल विभाजन, है ना, मैथिली भाषा काल विभाजन है, ये काल विभाजन है ना। देखिए 800 से लेकर के 1300 एडी तक जो तो भाषा था वह संक्रमण के युग में था, मतलब मैथिली का यहाँ पर निर्माण हो रहा था, ठीक है। अब जो है ना निर्माण के बाद आया प्राचीन मैथिली, प्राचीन मैथिली, प्राचीन मैथिली जब आया तो यहीं पर क्या हो गया, ये 1300 ईस्वी तक यह निर्माण हो चुका था, और 1300 से लेकर 1600 ईस्वी के बीच का जो मैथिली है उसको हम प्राचीन मैथिली कहते हैं। फिर जो है ना मध्यकालीन मैथिली, मध्यकालीन मैथिली, मध्यकालीन जो मैथिली है यह 1600 से लेकर के 1800 के बीच का जो मैथिली है ना, उसको हम मध्यकालीन मैथिली कहते हैं। नवीन मैथिली, है ना, नवीन मैथिली 1800 से शुरुआत हुआ और अभी चल रहा है, ईस्वी सन अखंडधरी, है ना, अभी तक ये चल रहा है। यही नवीन मैथिली का काल हो गया। नवीन मैथिली का काल मनबोध से शुरू होता है, इसीलिए जो है ना मनबोध को आधुनिक मैथिली भाषा का पिता कहा जाता है, ठीक है। अब हम देख लिए कि यहाँ पर मैथिली का ये जन्म हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथिली का जन्म जो है ना बंगला, उड़िया और असमिया चारों भाषा का जन्म जो है ना एक ही जगह से हुआ है। कोई दिक्कत? तो अगला चैप्टर में हम वही देखते हैं। मैथिली का क्या है, मैथिली का पूर्वांचलीय, ये पूरब क्षेत्र का है, तो मैथिलिक पूर्वांचलीय भाषा से संबंध, पूर्वांचलीय भाषा संबंध, है ना। पूर्वांचलीय भाषा के संबंध का मतलब हो गया कि मैथिली का बंगला, उड़िया और एवं असमिया से संबंध, है ना। अब ये फिक्स होता है, जैसे मैथिली भाषा उद्भव और काली विभाजन पढ़ लेंगे तो हर साल कम से कम 4 क्वेश्चन तो उसे तय रहता है। इससे भी एक क्वेश्चन हर साल तय रहता, मैथिली बंगला पूछ दे, अगर पूछ दिया पिछले बार तो उड़िया और असमिया में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, तय है कि यह आएगा ही। 2 पढ़ के जाइए, एक तय है। यूनिवर्सिटी टाइप से यहाँ पर गेस कर सकते हैं आप, क्योंकि सिलेबस का यही आकार है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हो जाता है कि देखिए मैथिली आ उपभाषा, विभिन्न उपभाषा, मैथिली आ विभिन्न उपभाषा, विभिन्न उपभाषा, विभिन्न उपभाषा का मतलब होता है, देखिए मैथिली का जो क्षेत्र है ना, यहाँ अगर चंपारण से शुरू करें, यहाँ नेपाल के तराई से शुरू करें, यहाँ बंगाल के सीमा से शुरू करें, और साहेबगंज, पाकुड़, देवघर वगैरह लेकर के यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शेखपुरा, जमुई, है ना, यहाँ पर लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, ऐसे होते हुए जो है ना वैशाली, मुजफ्फरपुर, चंपारण, सब होते हुए क्या है, यह मैथिली का भाषा क्षेत्र आ जाता है, ठीक है ना। इस पूरे मैथिली भाषा क्षेत्र में 8 बोली का निर्धारण किया गया है कि मैथिली में जो है ना जगह के अनुसार से 8 रंग का भाषा के मध्य उपभाषा का स्वरूप मिलता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर चले आइए, तो अब इसमें जो है ना क्वेश्चन थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। इसमें होता है कि भाषा और बोली में अंतर, भाषा एवं बोली में अंतर हो जाता है, पहला, ठीक है ना। दूसरा हो जाता है इसमें भाषा से बोली बनने का कारण, भाषा से बोली बनबाक, बोली बनबाक, जैसे मैथिली एक भाषा है, उसमें 8 बोली कैसे बना, तो अब उसका जो है ना बनबाक कारण जो हम पढ़ते हैं, है ना। और एक चीज हो जाता है फिर कि बोली से भाषा, मैथिली भी कभी बोली था प्राकृत का, अब यह भाषा कैसे बना, तो बोली से भाषा बनबाक कारण, ठीक है ना। तो ये 3 इधर से हो गया, और एक हो गया ये
मैथिली भाषा एवं विभिन्न उपभाषा, है ना, मैथिली भाषा एवं विभिन्न उपभाषा। अगर इससे चले जाए तो हर साल जो है ना क्वेश्चन आपको, है ना, निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन जो है ना, एक लॉन्ग एक शॉर्ट क्वेश्चन तो निश्चित रूप से मिल जाएगा आपको। 4 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे आप तो तय है कि आपको 2 क्वेश्चन तो हर साल लिख करके आएंगे ही। ठीक है, पीछे 2 पूछ दिया है, अब 2 बचा, 2 रट के जाइए और तय है कि आपको आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम। ठीक है, देखिए इसके बाद तिरहुता लिपि, है ना, हम लोग का जो अपना लिपि है हम देवनागरी में लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग का ओरिजिनल लिपि जो है तिरहुता लिपि है। क्यों हम तिरहुता सब छोड़ दिए वो तो हम पढ़ने के समय में देखेंगे, लेकिन अभी जो है ना तिरहुता लिपि जो मैथिली का ओरिजिनल लिपि है वह तिरहुता लिपि है ना। और इस तिरहुता लिपि में लिखना नहीं है हमको, तिरहुता लिपि का डेवलपमेंट देखना है। तिरहुता लिपि आया कैसे, शुरू कैसे हुआ, क्या उसका विकास है, अब स्थिति खराब क्यों हो गया, क्या डेवलपमेंट चल रहा है उसके लिए, तो ये सब हम पढ़ेंगे तिरहुता लिपि में। तो तिरहुता लिपि में यहाँ पर पढ़ते हैं हम, है ना, विशेषता या महत्व, है ना, या महत्व, उद्भव विकास, उद्भव कैसे हुआ और विकास क्या हुआ, उद्भव एवं विकास, है ना। फिर वर्तमान स्थिति उसका क्या है, वर्तमान स्थिति उसका क्या है तिरहुता लिपि का। तो ये जो है ना इस क्वेश्चन से अगर देखें तो तिरहुता लिपि का हर साल, ऐसा कोई साल नहीं है कि कम से कम एक क्वेश्चन ना हो, एक क्वेश्चन, और कभी कभी जो है ना एक क्वेश्चन के अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता ही आता है। तो 3 क्वेश्चन में से आपको तय है कि अगर मान लीजिए ये पूछ दिया हुआ है तो 2 पढ़ के जाएंगे तो एक अवश्य आपको लिखने को का अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है ना हम तिरहुता लिपि देखें। अब इसमें ग्रामर का पोर्शन देखते हैं कि हमको ग्रामर क्या पढ़ना है। ग्रामर में यहाँ पर हमको ग्रामर का डेवलपमेंट वगैरह बहुत नहीं पढ़ना है, हमको सामान्य ग्रामर पढ़ना है। एक जो है ना सर्वनाम, सर्वनाम पढ़ना है और एवं क्रियापद पढ़ना है। मात्र 2 चैप्टर जो है ना हमारा यहाँ से पढ़ना है, सर्वनाम और क्रियापद पढ़ना है। ठीक है, 2 मात्र चैप्टर हम पढ़ेंगे। एक साल जो है ना सर्वनाम और एक साल क्रियापद तय है कि पूछता ही है, और इसमें बहुत नहीं है। सर्वनाम का स्वरूप मतलब सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का प्रकार क्या है, तो नाम के बदले जो आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। आप लोग हिंदी में भी पढ़े हैं, अंग्रेजी में भी पढ़े हैं, मैथिली में भी वही चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर देखिए अब जो है ना सर्वनाम का हम यहाँ पर देखते हैं कि सर्वनाम का विशेषता क्या है। इसी विशेषता को प्रश्न में कहीं कहीं वैशिष्ट करके भी लिखा गया है कि सर्वनाम का वैशिष्ट क्या है। क्रियापद, क्रियापद में जो है ना आप यहाँ देखेंगे तो वही हो जाएगा। क्रिया भाव क्या है कि काम, है ना, जिससे काम का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया में प्रत्यय के अनुसार से जो परिवर्तन आता है वह क्रिया भाव होता है। ये सब हिंदी में भी पढ़े हैं आप, है ना, अंग्रेजी में भी पढ़े हैं, संस्कृत में भी पढ़े, वही चीज मैथिली में पढ़ना है, इसमें कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। और मैथिली की क्रिया का विशेषता क्या है, क्रियापदक विशेषता क्या होता है ना। तो यही चीज जो है ना आपको यहाँ पर भाषा में ये पढ़ना है। देखिए हमारे सिलेबस में भाषा शास्त्र नहीं है, लेकिन भाषा शास्त्र जो है ना हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ जाता है। भाषा शास्त्र, है ना, भाषा शास्त्रक विभिन्न शाखा से संबंध, विभिन्न शाखा स संबंध। देखिए विभिन्न शाखा सा संबंध। आप भाषा शास्त्र किसको कहते हैं, जहां पर भाषा के विकास का, है ना, उसके ध्वनि का, उसके लिपि का जहां अध्ययन किया जाता है, उसके विकास क्रम को निर्धारित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा विज्ञान कहते हैं। तो भाषा विज्ञान में अन्य विषय से कैसे संबंध, जैसे देखिए ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबसे कैसे संबंध होता है। अब जैसे फिजिक्स, हम बोल रहे हैं आप तक आवाज जा रहा है, ये क्या है, ध्वनि है। माध्यम क्या है, तरंग है। ऑनलाइन है तो ये भी क्या है, एक प्रकार से आप तक जो पहुंच रहा है वेब के माध्यम से ही पहुंच रहा है। तो ये सब क्या होता है, फिजिक्स से डायरेक्ट संबंध है शब्द का, भाषा का, है ना। उसी प्रकार से क्या है, ज्योग्राफी है,
तो हम कहते असम। असम क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां समतल भूमि नहीं है। तो उसके अनुसार से क्या होता है, शब्द से हम ज्योग्राफी का अनुभव कर सकते हैं, है ना। हम पिल्ला कहते हैं कुत्ता के बच्चा को, वही पिल्लई जो है ना दक्षिण भारत में चले जाए तो कुलीन ब्राह्मण को कहते हैं। तो ये शब्द कैसे महत्व बदला, कैसे प्रवेश स्थापित हुआ, सबका अध्ययन कौन करता है? भाषा शास्त्र करता है। तो ये भाषा शास्त्र की अन्य शाखा से संबंध हम देखते हैं। फिर जो है ना भाषा शास्त्र का हमें क्या लाभ है, तो महत्व देखते हैं, भाषा शास्त्रक महत्व देखते हैं, है ना, महत्व देखते हैं। इसके बाद इसी में है ना वर्ण विपर्य देखते हैं, वर्ण विपर्य, है ना। वर्ण विपर्य, विपर्य का मतलब होता है उलट जाना, उल्टा, है ना। जे वर्ण को उलट करके जब प्रयोग होता है तो उसका क्या महत्व आता है, कैसे विकास होता है, यही सब पढ़ना है। अर्थ, है ना, अर्थोपकर्ष, अर्थोपकर्ष, है ना, अर्थ का उत्कर्ष कैसे होता है ना। अर्थो अर्थ उत्कर्ष, अर्थोत्कर्ष हो जाएगा, है ना। कर्ष, अर्थ अपकर्ष मतलब जब शब्द का क्या होता है, उत्कर्ष हो जाए, शब्द का जो है ना महत्व बढ़ जाए तो अर्थ उत्कर्ष, है ना। और शब्द का महत्व अगर गिर जाए तो क्या हो जाए, अर्थ अपकर्ष। तो ये सब जो है ना हमको भाषा में पढ़ेंगे। इसके अलावे भाषा शास्त्री का नाम देखते हैं, जैसे डॉक्टर ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन जो है ना, आपको ऐसा कोई साल नहीं होगा कि डॉक्टर ग्रियर्सन पर एक क्वेश्चन ना आता हो, है ना। सॉरी, ग्रियर्सन, है ना, डॉक्टर ग्रियर्सन। आप मधुबनी में जो गिलेसन नाम सुनते हैं, इन्हीं के नाम पर रखा हुआ है ना। इनका पूरा नाम है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये मधुबनी में एसडीओ भी रहे हैं। ये मैथिली का शुरुआत, आधुनिकता का भाषा के क्षेत्र में अनुसंधान वगैरह इन्हीं के द्वारा आरंभ किया गया था, और इसलिए इनका मैथिली में बहुत भूमिका है। इसलिए यूपीएससी में ऐसा कोई साल नहीं हो जो ग्रियर्सन पे एक क्वेश्चन न पूछा जाता हो। ग्रियर्सन पे हर साल एक पर्सनालिटी तैयार कर लिए, मतलब आपका 20 नंबर पक्का हो गया। उसके बाद और है कुछ पर्सनालिटी, जैसे पंडित गोविंद झा। जैसे इस बार पंडित गोविंद झा का देहांत हुआ है, तो तय है कि इस पर पूछेगा ही। इन्हीं के पिताजी हैं पंडित दीनबंधु झा, है ना, दीनबंधु झा। इसके बाद है सुभद्र झा, सुभद्र झा, सुनीति कुमार चटर्जी। आप इतना में अगर देख लें तो हर साल जो है ना एक न एक इस चार में से एक अलग करके, एक तो ग्रियर्सन रहते ही हैं, इस चार में से एक हर साल रहता ही रहता है। तो इस प्रकार से जो है ना आपको भाषा में जो क्वेश्चन है कुल मिलाकर के कितना पूछता है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए भाषा में जब आप देखेंगे तो भाषा के इतिहास में सब सेक्शन में क्या होता है, 4 क्वेश्चन रहता है। भाषा अगर इतिहास की बात करें तो भाषा के इतिहास में क्या होता है, 4 क्वेश्चन होता है ना। एक होता है टिप्पणी करूं, टिप्पणी करूं, है ना। टिप्पणी में ए बी सी डी ई 5 रहता है। फिर 2 होता है ए बी सी, 3 का ए बी सी, 4 का ए बी सी, है ना। अब देखिए 5 यहां हो गया, 5 3 8, 3 11 और 3 14। 14 क्वेश्चन अगर भाषा में पूछा जाता है, आप कुल मिलाकर अगर सीरीज देखें तो 20 क्वेश्चन अगर आप रट लेते हैं तो बिना रिक्स का जो है ना आप लिख सकते हैं। 14 का 14 क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा। मैक्सिमम 20 क्वेश्चन रट के जाएंगे तो आपको 14 का 14 क्वेश्चन टकरा जाएगा, क्योंकि वहां फिक्स पैटर्न है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखते हैं साहित्य के इतिहास में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। साहित्य के इतिहास में हम चलते हैं। देखिए अब साहित्य का इतिहास हम लोग को क्या पढ़ना है, साहित्यिक इतिहास। ये पेपर 1 का जो है ना क्या हुआ, पार्ट ख, पार्ट बी, भाग बी, है ना। देखिए साहित्यिक इतिहास पहला, इसमें हम देखते हैं पहला चैप्टर होता है साहित्यिक पृष्ठभूमि, साहित्यिक पृष्ठभूमि। साहित्य के पृष्ठभूमि में मतलब साहित्य में जो है ना
धार्मिक स्थिति के बारे में कैसा वर्णन है कि मिथिला का धर्म कैसा था, मिथिला का आर्थिक स्थिति कैसा था, साहित्य में आर्थिक स्थिति के बारे में क्या वर्णन है, धार्मिक स्थिति के बारे में क्या वर्णन है ना, सामाजिक स्थिति के बारे में क्या वर्णन है, और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में क्या वर्णन है। सांस्कृतिक का मतलब होता है कल्चरल, आर्ट फॉर्म, है ना, संस्कृति नहीं, सांस्कृतिक केवल कलात्मक पक्ष, जैसे मधुबनी चित्रकला वगैरह, ये सब मिथिला के नाच गान, ये सब जट जटिन समा चकेबा, ये सब, ठीक है ना। तब ये सब जो है ना हमको पढ़ना है कि मैथिली के साहित्य में इसके बारे में, धर्म के बारे में क्या वर्णन है। तो मैथिली साहित्य क्या है, ब्राह्मणों का मूल रूप से साहित्य रहा है, तो वो क्या है, पंडित प्रथा होने के कारण धर्म पर ही ज्यादा लिखा गया है। तो धर्म क्या है, शिव का पूजा होता है, शक्ति का आराधना होता है, इस तो सब कोई जानते हैं, जय जय भैरवी असुर भयावनी, ये सब कोई सुनते हैं। तो यही सब लिखना है कि धर्म के बारे में क्या है। उस धर्म के आधार पर जो है ना जातिगत भेदभाव रहा, आधुनिक काल में क्या हुआ, ये भेदभाव सामाजिक जागरूकता से कम हुआ है ना। तो इस प्रकार के चीजों को लिखना है कि प्राचीन काल में बंदिश, आधुनिक काल में खुलापन। वैसे ही इकोनॉमी, प्राचीन काल में कृषि और पशुपालन पर ही था, आधुनिक काल में जो है ना अंग्रेज के आगमन के बाद थोड़ा सा सुधार हुआ। अभी भी यह अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, लेकिन कल कारखाना फलान ठिकाने सब है। पहले के जमाने में क्या होता था, पहले का साहित्य कहता था कि समुद्र पार करना क्या है, समुद्र पार करना पाप होता था, है ना, नर्क का निवास होता था। ये सब धारणाएं जो है ना आधुनिक साहित्य तोड़ दिया है। यही सब ने लिखना है कि प्राचीन काल में कैसा था, सामाजिक जाति विवाह रहन सहन ये सब कैसा होता है साहित्य में, तो वही लिखना है ना, छुआछूत वगैरह ये सब कल्चर वगैरह। तो इसमें कोई नया चीज नहीं होता, जो हम पढ़ेंगे सेकंड पेपर वगैरह में किताब में, उसी के बारे में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा हो जाता है साहित्य के काल विभाजन। साहित्यक एक चैप्टर से जो है ना कभी कताल पूछता है, शायद ही कभी कताल, वो भी 10 अंक में पूछता है। एक बार ही लॉन्ग में पूछा है, बाद में कि 10 अंक में आता है। पहला चैप्टर का कोई बहुत महत्व नहीं है। देखिए साहित्यक काल विभाजन, देखिए साहित्यक काल विभाजन, भाषा में भी काल विभाजन पढ़े थे, तो भाषा के विकास का विभाजन था, और ये साहित्य के डेवलपमेंट का काल विभाजन है, ठीक है ना। विद्वानों के बीच में मतभेद है ना, लेकिन इस मतभेदता के बाद जो है ना 3 भाग में संसार का सब साहित्य बंटता है। आदिकाल, मैथिली का भी जो है ना यही होता है, मध्यकाल और नवीन काल, आधुनिक काल, है ना। आप देखिए यहां पर जो है ना विद्यापति से पूर्व, विद्यापति से पूर्व, विद्यापति से पूर्वक जो काल है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्व का जो काल है उसको आदिकाल, और विद्यापति से लौक, विद्यापति से लैके लय चंदा झा से पूर्व धरी, चंदा झा से पूर्व धरी को हम क्या कहते हैं, मध्यकाल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको नवीन काल, अब चंदा झा से लेकर के, चंदा झा है ना, चंदा झा से अखन धरी, ये क्या हो गया, अखन धरी, ये नवीन काल हो गया। चंदा झा को आधुनिक मैथिली साहित्य का इसलिए हम पिता कहते हैं, ठीक है। समझ गए बात। आप देखिए ये हमारे विद्यापति जो है ना लैंडमार्क है, इसीलिए ये आदि काल को हम लोग प्राग विद्यापति काल भी नाम से जानते हैं, प्राग विद्यापति काल, है ना। और ये विद्यापति है तो मध्यकाल को कहेंगे विद्यापति आ हुनक परंपरा काल, आ हुनक परंपराक काल, परंपराक काल। परंपरा का मतलब हो गया कि जो विद्यापति ने लिखा उस बात को आगे बढ़ाने वाले कौन कौन लोग थे, ठीक है। अब हम काल विभाजन से देखें तो 1 साल के बाद, मतलब क्वेश्चन तो एक के बनता है, तो एक क्वेश्चन इस साल, एक क्वेश्चन अगला साल, एक क्वेश्चन इस साल तो एक क्वेश्चन अगला साल, हर बार जो है ना इस पे पूछा ही जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है, क्योंकि हमको इसमें विद्वान का विचार लिखना होता है। ये तो हम सामान्य विचार लिख लिए,
विद्वान लोग अलग अलग मानते हैं कि आदिकाल कब से कब तक कहें, मध्यकाल मध्य क्यों कहें। ऐसा इसलिए मतभेद होता है कि जैसे देखिए साहित्य के काल विभाजन मतलब व्यक्ति का जीवन के काल विभाजन। जैसे आपको हम पूछे कि किस दिन आप जवान हुए बताइए, तो नहीं बता सकते एग्जैक्ट दिन, क्योंकि उसका अलग अलग धारणा है। कोई कहता है कि छोड़ा के मूछ भए गेलै तऽ जवान भए गेलै, केओ कहै छै छोड़ा के नजर फड़क गेलै तऽ जवान भए गेलै, केओ कहै छै कि नहीं यवनता जागृत भए गेलै तैं जवान भए गेलै, कोई कहै छै वोट देबऽ के अधिकार भऽ गेलै तैं जवान भए गेलै, कोई कहै छै नहीं विवाह के उम्र तऽ 21 साल भेलै तऽ 21 साल में जवान भेलै। तऽ अलग अलग जे छै ने धारणा होइ छै। तहिना जे छै ने साहित्य के काल विभाजन के लेल सेहो अलग अलग धारणा आबि जाइ छै। यह धारणा के अनुरूप जे छै ने विद्वान लोग के जे विचार छनि, यह विचार के जे छै ने प्रस्तुत करऽ के जे माध्यम होइ छै ओकरे कहै छै साहित्य के काल विभाजन में हम यह पढ़बै कि फन्ना विद्वान फन्ना से फन्ना के आदिकाल, फन्ना से फन्ना के मध्यकाल, फन्ना से फन्ना का नवीन काल कहै छथिन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद। तो ये चैप्टर ये हमारा हो गया। अब हम इसमें देखिए यही एक काल है प्राग विद्यापति काल। ठीक है, अब प्राग विद्यापति काल में हम अलग अलग देख लेते हैं, फिर विद्यापति हुनक परंपरा काल, फिर नवीन काल, ये अलग अलग हम देख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेलहुँ अहाँ सब। ठीक है, अब हम देखे छियै प्राग विद्यापति काल। प्राग विद्यापति काल। अब देखियो प्राग विद्यापति काल मतलब विद्यापति से पहले। तो विद्यापति से पहले हमरा सबके छलै मौखिक साहित्य। मौखिक साहित्य मतलब जे लिखित रूप में नहीं छे, मतलब लोक साहित्य, मतलब लोक साहित्य। तो लोक साहित्य छे, है ना। अब देखियो लोक साहित्य में ही हमरा सबके पढ़ के छे। लोक साहित्य में लोकगीत, लोकगीत गांव घर के जे गीत सब होइ छै छठ के, ई सब के गीत जे होइ छै लोकगीत भ गेलै, है ना। लोक कथा गांव घर के जे खिस्सा सब होइ छै दादी नानी वाला, वो सब की भ गेलै, जेना गोनू झा के खिस्सा वगैरह सब लोक कथा भ गेलै। लोक गाथा ओहन पौरुष कथा, है ना, जेकरा गायन कयल जाइ छै ओकरा की कहल जाइ छै, लोक गाथा कहल जाइ छै। लोक गाथा मतलब जे लोक जननायक के वीरता के बखान जैमे होय, जेना अल्हा रुदल छलै, जेना सलहेश छै मिथिला में, जहिना लोरिकाइन छै मिथिला में, ई सब की भ गेलै लोक गाथा भ गेलै, है ना। जेना यादव जाति के देवता छै लोरिक, तो ओकरे पे छै लोरिकाइन। दुसाध जाति के देवता छै सलहेश, तो राजा सलहेश, ई सब की भ गेलै लोक गाथा भ गेलै। फिर लोक नाटक, लोक नाटक मतलब सामा चकेबा, है ना, जट जटिन, ई सब नाटक भ गेलै लोक नाटक, है ना। जट जटिन, सामा चकेबा, सामा चकेबा, ये सब क्या हो गया, ये सब लोक नाटक हो गया। अब यही चीज पढ़ना है मौखिक साहित्य में। अब हो गया लिखित साहित्य, लिखित साहित्य, है ना। देखिए लिखित साहित्य, अब लिखित साहित्य में जो है यहां पर हो जाएगा पहला डाक घाघ, है ना। डाक घाघ भी हालांकि मौखिक साहित्य है, लेकिन उसको हम शिष्ट साहित्य के दर्जा में, लिखित साहित्य के दर्जा में रखते हैं, है ना, क्योंकि कुछ डाक घाघ का वचन लिखित रूप में भी मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम डाक घाघ, वचनावली, ठीक है, वचनावली इहो मौखिके छलै, है ना। एहि के बाद सिद्धाचार्य, बौद्ध के जे वज्रयानी शाखा छै, है ना, तंत्र शाखा, ओकर जे उपासक छै उनका हम सिद्धाचार्य कहै छियनि। उनके किताब भेलै चर्यापद, है ना, तो चर्यापद किताब के नाम भेलै। ओहि के बाद वर्ण रत्नाकर, है ना, वर्ण रत्नाकर मैथिली के पहिल गद्य ग्रंथ छै। एहि के बाद धूर्त समागम, एहि दुनू के रचना ज्योतिरीश्वर ठाकुर कर्नाट वंश के अंतिम शासक, है ना, ज्योतिरीश्वर ठाकुर कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव के दरबार में केने रहथिन। ई दुनू रचना 1300 से लऽ कऽ, है ना, 1300 ईस्वी से लऽ कऽ 1348 के बीच में दुनू रचना बुझल जाइ छै। दिक्कत यह जे छै ने हमरा प्राग विद्यापति में पढ़ के छै। एहि लोक साहित्य से देखियो तो एहन कोनो साल नहीं छै कि एकटा लॉन्ग और एकटा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं हुई।
25 नंबर के हर साल ऐसे क्वेश्चन रहबेटा करे छे। और अहू पाठ से जे छे ने एकटा क्वेश्चन कम से कम रहबेटा करे छे, 15 या 20 नंबर के रहबेटा करे छे, फिक्स छे, है ना। आ कोनो कोनो साल एकटा शॉर्ट अलॉन्ग अहू से आ शॉर्ट लॉन्ग अहू से रहे छे। तो एकटा प्राग विद्यापति अगर हम कवर करे छे तो प्राग विद्यापति से हमरा कम से कम 40 नंबर के फिक्स भ जाय छे। ठीक है, आब देखियो एहि के बाद हम एकरा मिटा रहल छियै, लिख लेलहुं अहाँ सब। देखियो आब जे छै ने विद्यापति हुनक परंपरा, विद्यापति हुनक परंपरा, विद्यापति एवं हुनक परंपरा। विद्यापति जे छै ने राधा कृष्ण पे गीत लिखलखिन, देवी वंदना लिखलखिन, शिव और महेशवाणी और नचारी लिखलखिन। तो एहि के फॉलो करे वाला के सब छले, श्रृंगारिकता के फॉलो करे वाला के सब छले। तो यह भैले विद्यापति भ गेलखिन, है ना। और विद्यापति के बाद जे छै ने गोविंद दास उनकरे चेला भ गेलखिन। तो आब गोविंद दास, है ना, तो यह लिख लेबै तो विद्यापति और हुनक परंपरा भ जेतै, है ना। विद्यापति के छलखिन, विद्यापति के रचना की छनि, विद्यापति के भूमिका की छनि, विद्यापति के लोकप्रियता किएक छनि, विद्यापति के महत्व किएक छनि, विद्यापति कोन प्रकार के रचना केलखिन, विद्यापति के श्रृंगारी कवि कहियन कि भक्त कवि कहियन, यह सब क्वेश्चन एहि पार्ट में बनै छै। कोई दिक्कत एकरे विस्तार से जैसे हम सेकेंडो पेपर में पढ़बे हम देखबे ओइठाम, है ना। तो ई जे छै ने विद्यापति आ गोविंद दास, एठमन हम विद्यापति हुनक परंपरा में पढ़बे। एहि के बाद छै मध्यकालीन नाटक। मध्यकाल में जे छै ने नाटक रहे, मध्यकाल में नाटक देखियो कीर्तनिया नाटक, कीर्तनिया छै, है ना, कीर्तनिया नाटक। कीर्तनिया नाटक मिथिला में चले छै, है ना, मिथिला में जे चले छै ओकरा कहे छै कीर्तनिया नाटक। असम में जे छै ने ओकरा कहे छै अंकिया नाट, है ना, अंकिया नाट। और नेपाल रचित मैथिली नाटक, नेपाल रचित मैथिली नाटक। ई सब नाटक में जे छै ने 3टा भाषा के प्रयोग होइ छै, है ना, 3 भाषा के प्रयोग होइ छै, तैं एकरा कहै छै 3 भाषा के प्रयोग होइ छै, तैं कहल जाइ छै एकरा त्रिभाषिक या त्रैभाषिक नाटक, है ना। ई त्रैभाषिक नाटक 3 भाषा वाला ई की छै नाटक छै, है ना, तैं एकरा त्रैभाषिक नाटक हम कहै छियै। आब देखियो मध्यकाल के 2टा चैप्टर भेलै, एकटा चैप्टर ई, एकटा चैप्टर ई। ऐसे एकटा क्वेश्चन हर साल फिक्स छै, कम से कम 15 या 20 अंक के। अहू से जे छै ने फिक्स छै 20 अंक के क्वेश्चन एकटा फिक्स छै, हर साल पूछबेटा करे छै। ठीक छै, तय छै कि पूछबेटा करे छै। आगू हम पढ़े छी। आब देखियो नवीन काल, आधुनिक काल। देखियो नवीन काल में की छै, नवीन काल, नवीन काल में जे अपना सबके पढ़े के छै एकटा छै, देखियो आधुनिक साहित्यिक विधा के विकास। आधुनिक साहित्यिक विधा के विकास। विधा के मतलब होइ छै जेना ऊपर लेखन के जे रूप होइ छै सबटा विधा के, जेना उपन्यास, कथा, नाटक, संस्मरण, ई सब की भ गेलै आत्मकथा, ई सब साहित्य के एकटा विधा छै। तो एठन विधा के जे छै ने साहित्यिक विधा के विकास पढ़े के छै, है ना, विकास पढ़े के छै। तो एहिमे देखियो पहला पढ़े के छै, एहिमे प्रबंध काव्य, रामायण महाभारत वगैरह सब जे छै ओकरा हम सब प्रबंध काव्य, जे कथा काव्य होइ छै, है ना, ओकरा हम प्रबंध काव्य कहै छियै। मुक्तक काव्य, जे मुक्त हस्त के रचना होइ छै ओकरा हम मुक्तक काव्य कहै छी। मतलब ई कथा मुक्त काव्य होइ छै, जेना कविता गीत वगैरह सब, ओकरा कहै छै मुक्तक काव्य। में विकास पढ़े के छै हमरा, कोना कोना भेलै। तेसर उपन्यास पढ़े के छै कि उपन्यास के विकास कोना भेलै। चौथा लघु कथा पढ़े के छै कि शॉर्ट स्टोरी के विकास आधुनिक काल में कोना भ रहल छै, है ना। पांचवा फिर जे छै ने नवीन काल के नाटक हम पढ़े छियै, है ना, नवीन कालक नाटक पढ़े छियै, नाटकक
विकास की नवीन काल में नाटक के विकास कोना भ रहल छै। छठा पढ़े छी हम, है ना, छठा संस्मरण। संस्मरण मतलब हो गेलै मेमोराइजेशन, याद, है ना, एकर डेवलपमेंट केना भेलै। सातवां अनुवाद, एहिमे अनुवाद करऽ के नहीं होइ छै, हम देखै छी कि अनुवाद तरीका की होइ छै, अनुवाद कैल केना जाइ छै, अनुवाद के मैथिली में कोन कोन एहन साहित्य छै कि अनुवाद भेलैया, अनुवाद के केना केना स्थिति छलैया, एहि बात के हमरा पढ़ऽ के होइ छै। आठवां देखिए, आठवां में जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं निबंध। निबंध हमको यहाँ पढ़ना नहीं होता है, यहाँ पर निबंध जो है ना लिखना नहीं होता है कि इन्हें दे देगा कि आप किसी चीज पे निबंध लिखिए। यहाँ निबंध का डेवलपमेंट कैसे हुआ, निबंध लिखा कैसे जाता है, जैसे 300 नंबर का जो आप लोग का निबंध होता है, उस चीज को जो है ना वहां पर हम देख सकते हैं कि निबंध का डेवलपमेंट जो है ना किस प्रकार से होता है, निबंध लिखा कैसे जाता है, ये सब चीजें हम इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना। 350 तो हम लोग के समय में हुआ करता था, अब तो 250 का ही निबंध होता है। ठीक है ना। तो 250 के समय में ये आप निबंध लिखने का हम तरीका को हम देखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, 9वां हो जाएगा समीक्षा या आलोचना, है ना। समीक्षा कैसे होता है, क्या क्या गुण होता है, समीक्षा किया कैसे जाता है, जो जीएस में आप लोग देखते हैं टिप्पणी, समीक्षा, समालोचना, आलोचना, ये सब की चीज को हम पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे कहते हैं, जो आपको जीएस में भी कीवर्ड में के रूप में यह काम करेगा। ठीक है। इसके बाद जो है ना एक चैप्टर आ जाता है पत्र पत्रिका के विकास, है ना। पत्र मतलब होता है न्यूज़पेपर और पत्रिका मतलब मैगजीन। पत्रिका विकास कैसे हुआ, है ना। जैसे मैथिली का पहला पत्रिका है मैथिली हित साधन, जो जयपुर से प्रकाशित हुआ था, है ना। इसलिए मैथिली हित साधन कभी कभी पूछ देता है। फिर जो है ना मिथिला मोद, मिथिला मोद जो है ना यह दूसरा है जो काशी से आया था, तो उसको भी पूछ देता है। और मिथिला से प्रकाशित होने वाला पहला मैगजीन है मिथिला मिहिर, जो दरभंगा से हुआ था, तो वो मिथिला मिहिर भी पूछ देता है। तो कुछ इंपोर्टेंट मैगजीन सब है जिसका नाम 4-5 है, जिसका नाम पूछ देता है। और बाद बाकी जो है ना उद्भव विकास योगदान पूछता है। तो यही चीज जो है ना हमारा साहित्य के इतिहास में हो गया। अब इसमें से चले जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना निश्चित रूप से आ जाता है, या कम से कम 3 क्वेश्चन तो होता ही होता है। और इसमें से चले जाए तो इसमें से भी एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना होता ही होता है। ठीक है ना। अगर कुल मिलाकर के देखें तो यहाँ पर भी जो है ना साहित्य के इतिहास में भी क्या होता है हमारा, कुल मिलाकर के 14 क्वेश्चन हमको लिखना होता है। देखिए साहित्य के इतिहास में क्या होता है, 14 क्वेश्चन होता है। जैसे 5वां नंबर पहला होता है भाग ख का, है ना। भाग ख का 5वां नंबर होता है टिप्पणी करूं, टिप्पणी करूं। ठीक है। अब टिप्पणी करूं में ए बी सी डी ई रहता है, ए बी सी डी ई रहता है। अभी 5 क्वेश्चन हो गया। फिर 6 में जो है ना ए बी सी, 7 में जो है ना ए बी सी, 8 में जो है ना ए बी सी। 8 क्वेश्चन पेपर में रहता है जिसमें आपको लिखना है 5 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन जो है ना आप छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैथिली में अगर जो है ना इसमें भी अगर कुल मिलाकर के आप देखें तो जो सीक्वेंस बनता है 20 से 22 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं आप, तो ये भी पार्ट जो है ना, कहने का मतलब है 40 से 42 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के गए तो आपको मैथिली का फर्स्ट पेपर जो है ना एकदम बिल्कुल तैयार हो जाता है। अभी जो है ना इतना शॉर्ट समय हो गया है कि 2.5 महीने के अंदर जो है ना आपको प्री के 2.5 महीने के बाद ही मेंस देने को मिलेगा आपको। तो इतना कम समय में ऐसा छोटा सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसलिए आप अपने फैसला पर एक बार पुनः विचार करिएगा और इस सब्जेक्ट के बारे में जरूर सोचिएगा। अब हम सेकेंड पेपर चलते हैं। देखिए पेपर जो है ना सेकेंड में, पेपर सेकेंड जो होता है साहित्य के इतिहास का ही क्या होता है, विस्तार होता है। अब यहाँ पर जो है ना पद्य खंड होता है जिसको हम काव्य कहते हैं, जो गाया जाता है ना। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य का जो भाग हुआ यही हुआ, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, गद्य हो गया। देखिए अब पद्य में हम पढ़े थे काव्य जो होता है ना 2 प्रकार का होता है, प्रबंध काव्य होता है और मुक्तक काव्य होता है। ठीक है ना। अब प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य देखिए, आप वहां पर जो है ना मुक्तक काव्य वहां पर आप देख रहे थे कि अलग अलग, लेकिन इसको अगर आप पढ़ लेंगे
सेकेंड पेपर में, तो फर्स्ट पेपर में ऑलरेडी पढ़ा जाएगा, सेकेंड पेपर में इसको विस्तार से पढ़ेंगे, फर्स्ट पेपर में उसको शॉर्ट में पढ़ते हैं। अब देखिए आपके सिलेबस में जो है, जैसे है कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म, और कृष्ण जन्म में आपको मनबोध का लिखा हुआ है, मात्र 10 अध्याय पढ़ना है, 10 सर्ग पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है ना। सिलेबस एकदम छोटा किए हुआ है। इसके राइटर है मनबोध, जिनको आधुनिक मैथिली भाषा के पिता कहते हैं। आधुनिक मैथिली भाषा के पिता हैं, मैथिली भाषा पिता हैं, है ना। भाषा आधुनिक प्रयोग किए, और ये मैथिली का पहला प्रबंध काव्य है। दूसरा, मिथिला भाषा रामायण, चंदा झा, मिथिला भाषा रामायण, कविश्वर चंदा झा, है ना, कविश्वर चंदा झा। कविश्वर चंदा झा, ये पूरा नाम है इनका चंद्रनाथ झा। मैथिली के, आधुनिक मैथिली साहित्य के ये पिता हैं। आधुनिक मैथिली साहित्यक पिता हैं, मैथिली साहित्य के पिता हैं, साहित्यक पिता हैं। मैथिली के पिता विद्यापति हैं, और आधुनिक मैथिली भाषा के ये हैं, और साहित्य के ये हैं। और ये मैथिली का पहला रामायण है ना। और इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, केवल हमको सुंदर कांड पढ़ना है, जो हमारे घर में रोज पाठ होता है। तीसरा, है ना, तीसरा में जो है ना, रमेश्वर चरित मिथिला रामायण, रमेश्वर चरित मिथिला रामायण, ये मैथिली का दूसरा रामायण है, जिसके रचनाकार है लालदास। ये हमको पूरा नहीं पढ़ना है, केवल इसमें हमको बालकांड पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद चौथा, कीचकवध, कीचकवध जो अज्ञात वर्ष में पांडव ने इसका वध किया था, वही कहानी है, तंत्रनाथ झा का छोटा सा कहानी है, ठीक है ना। और पांचवा है दत्तवती। भारत चाइना का ये युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ है, जिसको लिखे हैं सुरेंद्र झा सुमन, सुरेंद्र झा सुमन। और इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, मात्र 16 पेज, 2 अध्याय पढ़ना है, प्रथम और द्वितीय सर्ग, मात्र 2 सर्ग, मात्र 16 पेज पढ़ना है। अब देखिए, अगर इसमें चले जाए तो आधा सिलेबस आपको क्या हो गया, रामायण महाभारत से, है ना। अब ये रामायण महाभारत हो गया। मुक्तक काव्य में चले जाए तो ये विद्यापति हैं, विद्यापति का गीत सती है, और इस गीत सती में जो है ना, हमको 50 ही गीत मात्र पढ़ना है, 1 से 50 गीत। और ये गीत है राधा कृष्ण पर, है ना। और दूसरा है यहाँ पर गोविंद दास, है ना, का भजनावली, और गोविंद दास का भी 1 से लेके 25 तक मात्र पढ़ना है हमको गीत, और ये भी है राधा कृष्ण पे गीत। तीसरा है चित्रा, जिसको यात्री, जिसको हम लोग हिंदी में नागार्जुन कहते हैं, पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र। तो यात्री जी जो है ना, चित्रा कविता संग्रह है पतला सा। उसके बाद चौथा समकालीन कविता संग्रह है, समकालीन कविता संग्रह है ये, जो साहित्य अकादमी दिल्ली से जो है ना संग्रहित है, उसको पढ़ना है। ये नहीं समकालीन मतलब कोई भी समकालीन पढ़ना है, उसका फिक्स है ना। अब इस प्रकार से देखिए, यही हमारा सेकेंड पेपर के 1 भाग। देखिए 9 क्वेश्चन लॉन्ग में होता है और शॉर्ट में होता है। ऐसा कोई साल नहीं होगा कि एक क्वेश्चन जो है ना एक किताब से नहीं आता हो। प्रत्येक किताब से जो है ना, ये कुल मिला करके देखें तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, 9 क्वेश्चन, ये 9 क्या हो गया, हमारा बुक्स है। 9 बुक्स में चले जाए तो प्रत्येक बुक से जो है ना एक क्वेश्चन तो तय है, 14 क्वेश्चन होता है, तो 5 बुक से कम 2-2 क्वेश्चन रहेगा, फिक्स है। आपको छोड़ने का भी ऑप्शन होता है, अगर कुछ किताब इसमें से छोड़ के भी जाएं तो भी आपका आसानी से लिख पाएंगे। देखिए, जो आप साहित्यिक इतिहास में पढ़े थे वही चीज यहाँ भी डिटेल में पढ़ रहे हैं, वहां शॉर्ट में पढ़े थे, यहाँ पर डिटेल में पढ़ रहे थे। इसलिए इस पार्ट का बहुत सारा क्वेश्चन साहित्यिक इतिहास में भी पूछ देता है, और साहित्यिक इतिहास का बहुत सारा क्वेश्चन इस पार्ट में भी पूछ देता है, ठीक है। तो ये
कॉमन सिलेबस है। सिलेबस में देखिए डिजाइन करने के समय में संक्षेपीकरण किए हुआ है, 25, 50, 2 अध्याय, 1 अध्याय, 10 अध्याय। तो इस प्रकार से जो है ना यह सिलेबस छोटा हो जाता है। अब देखिए हम काव्य खंड देख लिए, अब हम गद्य खंड देख लेते हैं। देखिए गद्य खंड को हम देखते हैं। देखिए गद्य खंड हम देखते हैं। देखिए गद्य खंड में हमारा एक होता है, जैसे हम लोग का है एक वर्णनात्मक शैली का मैथिली का पहला गद्य हम पढ़े थे अभी, प्राग मैथिलिक पहिल गद्य। पहिल गद्य कौन है? वर्ण रत्नाकर। हम पढ़े थे कि वहां पर हमको साहित्य के इतिहास में भी पढ़ना है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर लिखे हैं वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर। अब देखिए इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, केवल द्वितीय कल्लोल पढ़ना है हमको, मात्र 4.5 पेज। द्वितीय कल्लोल, कल्लोल का मतलब तरंग अध्याय मात्र पढ़ना है ना, मात्र 4.5 पेज पढ़ना है। इसी चीज को हमको सेकंड पेपर साहित्य के इतिहास में भी पढ़ना था। देखिए अब हमको उपन्यास पढ़ना है, जो फर्स्ट पेपर में पढ़ना था यहाँ भी पढ़ना है। पृथ्वी पुत्र हमारा क्या है? पृथ्वी पुत्र ललित जी का लिखा हुआ जो उपन्यास है। दूसरा लोरिक विजय, ये लोरिक विजय, ये यादव जाति का लोरिक देवता है, जो हम पढ़े थे लोरिकाइन गाथा फर्स्ट पेपर में, उसी पर लिखा गया ये उपन्यास है। ठीक है। इसके बाद हम लिखे भफाइत चाहक जिंदगी, नाटक, ये एकांकी नाटक है। भफाइत चाहक, भफाइत चाहक जिंदगी, भफाइत चाहक जिंदगी 1 अंक का मात्र नाटक है, सुधांशु शेखर चौधरी जी का, और मात्र 22-23 पेज का ये नाटक है। 1 अंक का नाटक कितना बड़ा होगा ही, है ना। भफाइत का मतलब हुआ भाप, वाष्प निकलना। चाय, चाह का मतलब चाय होता है, जैसे चाय से वाष्प निकलते रहता है वैसा ही जीवन होता है, वो हम देखेंगे उसमें कैसे, है ना। फिर जो है ना पढ़ लघु कथा, है ना, लघु कथा हो जाता है ना। राजकमल कीर्त कथा, राजकमल कीर्त कथा, ये मात्र हमको 1 से लेके 10 कथा पढ़ना है। कथा बड़ा कुछ, इसमें 2 कथा ऐसा है जो मात्र 2 पेज का है, कुछ कथा 4 पेज, कुछ कथा 5 पेज, इससे बड़ा कथा नहीं होता है। उसके बाद मैथिली अकादमी के द्वारा कथा संग्रह, पटना के द्वारा कथा संग्रह संग्रहित है, तो एक ये हो गया। और इसके बाद जो हो गया ना प्रहसन, प्रहसन का मतलब हास्य विनोद वाला किताब, खट्टर ककाक तरंग, हंसी मजाक से जो है ना व्यंग के लिए यह किताब जाना जाता है। और अब तक जो है ना 30 भाषा में इतना लोकप्रिय किताब है कि इसका अनुवाद हो चुका है। तो इस प्रकार से देखिए यही चीज हमको वहां भी उपन्यास पढ़ना, वहां भी नाटक, वहां भी लघु कथा, वहां भी प्रहसन, है ना, और वर्णनाकर। तो उस प्रकार से देखिए कुल मिलाकर के हमारा देखे तो 1 किताब हो गया, 2 किताब हो गया, 3 किताब हो गया, 4 किताब हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। 7 किताब मात्र पढ़ना है और क्वेश्चन कितना है? 14। तय है कि प्रत्येक किताब से 2-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आपके पास ऑप्शन होता है, क्योंकि 8 में से आप 5 ही लिखना होता है, तो आप चाहें तो बहुत 2-4 किताब छोड़ के भी आप चल सकते हैं। लेकिन मैं पढ़ूंगा यहाँ पर सारा, वो एग्जामिनेशन के समय में हम देखेंगे कि हमको कौन सा छोड़ना है या कौन सा पकड़ना है। ठीक है। तो आज हम ये सिलेबस देख लिए, कल भी हम यूट्यूब फेसबुक सब पे लाइव रहेंगे। कल हम 23 के क्वेश्चन का हम देखेंगे कि जो आपको हम कहे हैं कि देखिए किसी चैप्टर से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है और लिखना आसान होता है। तो कल हम 23 के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है ना हम सिलेबस का शुरुआत करेंगे। आप लोग अगर सब्जेक्ट डिसाइड नहीं किए हैं तो इसको देखिए, इस सिलेबस को समझिए। लिखने के लिए अगर समस्या हो तो वहां पर यूट्यूब पे जो है ना या चैनल पर मेरा प्रबोधन IAS पर जो है ना लिखने के लिए वीडियो डाला हुआ है, वहां पर आप उसको प्रैक्टिस करिए, लिखना सीखिए आसानी से। एक बार में आपका तो नहीं हो जाएगा कि हाँ आप एक बार देखे तो पूरा हो जाएगा। हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते क्रमबद्धता से जो है ना आपको यह शब्द सब याद होने लगेगा और आप सीखने लगेंगे और आसानी से लिखने लगेंगे। लिखना कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगा, क्योंकि राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा सब जगह के बच्चे पास हुए हैं, इस बार भी हुए हैं, अगले बार भी, पिछले बार भी हुए थे। तो इस प्रकार से जो है ना
लगातार रिजल्ट मैथिली से रहा ही है, तो कभी कोई समस्या किन्हीं को नहीं हुआ। जब राजस्थान वाले को दिक्कत नहीं हुई, महाराष्ट्र वाले को, यूपी वाले को दिक्कत नहीं हुई, हरियाणा वाले को दिक्कत नहीं हुई, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। इस विश्वास के साथ जो है ना आप सब्जेक्ट पे विचार करिए और देखिए। धन्यवाद।